अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको एनईडी के पास पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ लास्ट ईयर 2021 के, जो कि आपके इस साल के एंट्री के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो बेटा यहाँ पर जो डेट मेंशन है, ये लास्ट ईयर की डेट मेंशन है टेस्ट की। बहुत ही अच्छे वे में जो है ये पास पेपर डिजाइन हुए हैं। तो हम जो है फिजिक्स के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे एनईडी के पास पेपर के। तो एमसीक्यूज को सॉल्व करने से पहले जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लाजमी सब्सक्राइब करो ताकि जो है आपको तमाम पास पेपर का जो है सोल्यूशन मिल सके। आपके पास फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है? अ पीस ऑफ वायर। तो बेटा यहाँ पर जो है मैंने आपको एक वायर का पीस जो है ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। उसके बाद आपको क्या बोलता है, इस कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। बेटा आपने इसको 4 हिस्सों में जो है डिवाइड करना है, लेकिन बराबर डिवाइड करना है। तो अगर मैं इस वाली डायग्राम की बात करूं तो मेरे पास इसकी जो लेंथ है वो है L के बराबर, इसका एरिया जो है मेरे पास A के बराबर है। अगर मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखूं R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाय A, ठीक है। अब मुझे इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है बेटा। तो ये देखो मैंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब इसकी लेंथ जो है आपके पास चेंज हो गई। अब आपके पास जो लेंथ निकल के आई है L बाई 4। देखो बेटा आपने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया तो आप L बाई 4 लिख रहे हो। अगर आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हो तो आप L बाई 2 लिखते हैं, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज नोट की कि इसके एरिया में कोई भी चेंज नहीं आया, मतलब इसका एरिया जो है A के बराबर रहेगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आपसे बोला गया है आर बंडल टुगेदर साइड बाय साइड। आपने जो 4 हिस्सों में डिवाइड किया है ना वायर को, आपने इसको बंडल करना है, एक दूसरे के ऊपर रखना है, ठीक है। और इससे आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास थिकर वायर आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको करके दिखा दिया कि जो आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था तो मैंने इनको एक साथ बंडल कर दिया है। इसके बंडल करने से क्या हुआ, आपका एरिया जो है वो चेंज हो गया। अब आपका एरिया क्या है, पहले सिर्फ एक का एरिया क्या था, A था। अब आपके पास 4 आ चुकी है तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, 4A के बराबर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूं ना कि मेरा एरिया जो है A डैश कहता हूं उसको, 4A के बराबर है। और आपको पता है इसकी लेंथ क्या है, इज इक्वल टू L डिवाइड बाय 4, ठीक है बेटा। आपको सवाल में क्या बोला गया कि आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है इस बंडल की। तो आपके पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, R डैश इज इक्वल टू रो L डैश डिवाइड बाय A डैश, ठीक है बेटा। अब आपने देखो बेटा रो आपने वैसे लिख दिया, L डैश किसके बराबर है, L अपॉन 4 के। L अपॉन 4 पुट कर दिया। एरिया किसके बराबर है, 4A के बराबर है, सही है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो रो L अपॉन 16A जो है आपके पास आ जाएगा। और आपको पता है कि रो L अपॉन A किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो आपका आंसर क्या आया, R डैश इज इक्वल टू R अपॉन 16। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन ठीक है, आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एमसीक्यूज बेटा बहुत सिंपल था, सिर्फ और सिर्फ आपने रेजिस्टेंस के फॉर्मूले का यूज किया है, लेकिन इसके अंदर लॉजिक थी। अगर आप इस लॉजिक को समझ जाते हैं तो आपके लिए एमसीक्यूज सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। एमसीक्यूज नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। 100 सीसी ऑफ एन आइडियल गैस। परेशान नहीं होना कि सीसी किसका यूनिट होता है, ये वॉल्यूम का यूनिट है बेटा, इसको क्यूबिक सेंटीमीटर पढ़ते हैं, सही है। आपको वॉल्यूम गिवन है, ऑफ एन आइडियल गैस is heated from 27 डिग्री सेंटीग्रेड to 327 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना है। तो बेटा आपके पास यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो चार्ल्स लॉ का यूज होगा, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2। अब देखो आपने टेम्परेचर को लाजमी कन्वर्ट करना है बेटा, तो आप इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, 273 आपने यहाँ पर ऐड करना है, 27 प्लस 273। और इसके अंदर भी जो है आपने 273 जो है लाजमी ऐड करना है बेटा। आपने केल्विन के अंदर जो है टेम्परेचर पुट करना है। आपके पास V1 जो है गिवन है 100 सीसी के बराबर गिवन है, सही है। आपने V2 फाइंड करना है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V1 T2 डिवाइड बाय T1। ये आपका फॉर्मूला आ चुका है। आपने V1 100 पुट करना है और T2 जो है आपने आप इनको आपस में ऐड कर देना है, ये पुट करना है। और T1 की वैल्यू जो है आप 300 पुट करेंगे। आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो V2 की वैल्यू निकल के आएगी वो आपके पास 200 सीसी के बराबर होगी। तो आपके पास बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 3 की बात करते हैं। A charge Q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r। आपको बोला जा रहा है इफ द रेडियस इज डबल, अगर आप रेडियस को डबल करते हैं
तो आपके पास आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मैं आपको गॉस लॉ का फॉर्मूला याद करवाऊं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ फॉर एनी क्लोज सरफेस, तो वो किसके बराबर था, चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड करता है चार्ज इनक्लोज के ऊपर। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इंडिपेंडेंट है रेडियस के ऊपर। अगर आप रेडियस की वैल्यू को डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, हाफ कर दें, आपके आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर कोई भी जो है फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है रिमेन सेम रहेगा। एमसीक्यूज नंबर 4 की बात करते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ। बेटा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आप उसको एल से डिनोट करते हो, ठीक है। एल इज इक्वल टू आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये आपके पास जो है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, वो क्या होता है, इज इक्वल टू आई और आपके पास एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है बेटा। आई आपके पास यहाँ पर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आपके पास ये यहाँ पे जो साइन बना हुआ है ओमेगा की तरह का साइन है, ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। तो आपके पास जो फॉर्मूला बन के आया एंगुलर मोमेंटम का, तो वो प्रोडक्ट किसका बन के आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का। तो आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगर आपके पास डी ऑप्शन मौजूद नहीं होता तो आप अगर देखें आपके पास जो पहला फॉर्मूला था वो आपके पास किसका क्रॉस प्रोडक्ट है, ये आपके पास जो है लीनियर मोमेंटम और रेडियस के दरमियान का है। तो आपके पास ये वाला ऑप्शन भी जो है पेपर में आ सकता है, ठीक है। आगे हम 5 एमसीक्यूज की बात करें। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स ए एंड बी। बेटा एक पॉइंट अपने जहन में बिठा लो, जब भी आप रिजल्टेंट लेते हो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, तो बेटा पैरेलल वेक्टर के अंदर जो आपके पास थीटा बनता है, एंगल जो बनता है वो 0 डिग्री के बराबर होता है या फिर 180 डिग्री के बराबर होता है, सही है। अब आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट की बात की जा रही है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर दोबारा से, ए बी और साइन थीटा। साइन थीटा क्या है आपके पास 180 या 0 डिग्री है, तो आपने यहाँ पर पुट कर देना है। तो जब आप साइन 180 पुट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0, और 0 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या निकल के आएगा, 0 के बराबर निकल के आएगा। तो मैंने आपको ये चीज समझाई कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है टू पैरेलल वेक्टर का हमेशा 0 के बराबर होता है। तो आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसी से जो है आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ 0 आएगा। अगर आप यहाँ पे पुट करके cos 180 तो आपके पास 1 आंसर आएगा, ठीक है। तो आपके पास ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इस वजह से जो आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें, एमसीक्यूज नंबर 6। इफ द चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0। बच्चे इस तरह के एमसीक्यूज से बहुत परेशान होते हैं, जबकि ये एमसीक्यूज बहुत सिंपल है। चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी के बराबर होता है बेटा, ठीक है। आपको बोला गया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका क्या मतलब है, टाइम से डिवाइड करवाओ, ठीक है बेटा। तो ये आपको कहा जा रहा है कि ये 0 के बराबर है। आपको पता है किस चीज का फॉर्मूला है, ये आपके पास फोर्स का फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी। आपके पास ये पूरी चीज जो है 0 के बराबर है। अगर ये चीज पूरी 0 के बराबर आ गई है, इसका क्या मतलब है कि आपके पास फोर्स क्या हो गई है, 0 के बराबर हो चुकी है। लेकिन अगर आप अपने ऑप्शन देखें, फोर्स चेंजेस और सम फोर्स एक्ट्स, मतलब ये आपके ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, और ना यहाँ पे कोई मेंशन है कि फोर्स 0 के बराबर है। तो इसका क्या मतलब है, अब आपको मोमेंटम के ऊपर बात करनी है। अगर आपको बेटा याद हो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब हम कहते हैं कि वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसका क्या मतलब होता है कि आपके पास एक्सेलरेशन क्या है, 0 के बराबर है। मतलब ये पूरी चीज आपके पास 0 के बराबर हो जाती है। यहाँ पर भी तो यही केस है कि आपके पास ये पूरी चीज 0 के बराबर हो रही है। इसका क्या मतलब है, आपके पास मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बेटा बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो आपके पास ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है कि आपका मोमेंटम जो है कांस्टेंट है, इस वजह से जो है आपके पास ये ऑप्शन ठीक है। आपका आई होप इस वाले कॉन्सेप्ट से जो है समझ में आया होगा। 7 एमसीक्यूज की बात करते हैं। द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज विल बी इक्वल व्हेन अ बॉडी मूव्स विद डैश।
बट ये एमसीक्यूज बहुत सिंपल है। देखो आपके पास ए पॉइंट है, इसके ऊपर आपके पास जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। आपके पास बी पॉइंट है, वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। आपके पास सी पॉइंट है, आपके पास वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरह आपके पास डी पॉइंट है, वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। आपसे कहा गया है कि आपने एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो एवरेज वेलोसिटी में हम लोग क्या करते हैं कि तमाम वेलोसिटीज का सम लेते हैं। अगर आप सम करें 2 + 2 2 + 2 2 + 2 आपके पास क्या आएगा 8 आ जाएगा। और आप डिवाइड करवाओगे कि कितनी नंबर ऑफ वेलोसिटीज है 1 2 3 4। तो आपने 4 से डिवाइड कराया तो आपके पास जो आंसर आया वो 2 मीटर पर सेकेंड का आंसर आया। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी आई है वो 2 मीटर पर सेकेंड आई है। क्या आई है एवरेज वेलोसिटी। अब इसी तरह मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है। पहले समझ लो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होती है ना उसको हम कहते हैं पर्टिकुलर पॉइंट। अब देखो अगर मैं सी पॉइंट की बात करूं तो वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपने देखा कि आपकी दोनों वेलोसिटी का जो है आंसर सेम आ गया। तो आंसर सेम किस वजह से आया कि जब मैंने इन तमाम पॉइंट पे वेलोसिटी सेम ली है। तो आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। बेटा अगर आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर आप देखो ए पॉइंट पे भी 2 थी, बी पे भी 2 थी, सी पे भी 2 थी और डी पे भी 2 थी, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो आपके पास एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है सेम आएगी। ठीक है, आगे हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8 है। आपको कहा जाता है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है आपने बताना है थीटा एट विच हॉरिजॉन्टल रेंज आर जो है एंड मैक्सिमम हाइट एच मैक्सिमम आर इक्वल। तो ये दोनों जो है आपके पास बराबर है, इस सवाल में आपको गिवन है। तो आपने क्या करना है आर इज इक्वल टू एच मैक्स। तो बेटा आर का फॉर्मूला क्या होता है वो अपने पास आपको पता होना चाहिए, वी स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। ठीक है, अब मैं बात करूं मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, वो होता है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। तो ये फॉर्मूला आपके पास है, आपने यहां पर पुट करना है। जब मैं r का फॉर्मूला पुट करता हूं वी स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। अब आपके पास जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो बेटा। ठीक है, g से g कैंसिल हो गया आपके पास v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो गया। साइन 2 थीटा किसका फॉर्मूला होता है बेटा, अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ी हो जिन बच्चों ने तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। इसको आपने पुट कर देना यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और यहां से आपके पास क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा बच चुका है बेटा। ठीक है, अब देखो आपके पास यहाँ पर साइन डबल है और यहाँ पर साइन सिंगल, तो आपके पास एक साइन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, बल्कि ये 2 भी तो था आपके पास, ये 2 मल्टीप्लाई होगा आपके यहाँ पर आगे तो क्या हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा। सही है बेटा, इसको आप लोगों ने करेक्ट कर लेना है, 4 हो जाएगा। अब देखिए बेटा आपने 4 को यहीं पर रहने दिया और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। अब आपने थीटा फाइंड करना है तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4 के बराबर आएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो 76 डिग्री जो है आपके पास राइट आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो कई दफा ऐसा होता है कि वो यहीं तक आपको देता है तो आपने यहीं पर आपके पास ऑप्शन है तो आप उसके ऊपर मार्क करेंगे। 9 MCQ में क्या है, अ बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन मेक एन कंप्लीट ऑस्किलेशन इन 1 सेकेंड। बेटा अगर यहाँ पर इसने बात की है एन कंप्लीट ऑस्किलेशन की, अगर यहाँ पर ये 1 की ऑस्किलेशन की बात करता तो आपके पास फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1 हर्ट्ज के बराबर आती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसने एन की बात की तभी जो है आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो एन हर्ट्ज के बराबर आएगी। तो आपके पास बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। 10 MCQs की बात करूं, एन इलेक्ट्रिक फैन रोटेटिंग एट 3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। बेटा अगर आपको याद हो रेवोल्यूशन पर सेकेंड किसका यूनिट होता है एंगुलर वेलोसिटी का। सही है, आपको जो बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फैन रोटेट कर रहा है 3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड से इस स्विच ऑफ,
मतलब आपको इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी गिवन है और आपको कहा जा रहा है कि उसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो 0 के बराबर है। टाइम जो है आपके पास 18 सेकंड गिवन है और आपको बोला जा रहा है कि एज्यूम डी एक्सलरेशन, तो मतलब आपके पास जो एक्सलरेशन है वो नेगेटिव में, आपको क्या फाइंड करना है, रेवोल्यूशन फाइंड करना है। रेवोल्यूशन का मतलब है आपको थीटा फाइंड करना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा यहाँ पर जितने भी आपने फॉर्मूलाज यूज करने हैं वो आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी वाले यूज करने हैं, ठीक है, मोशन इन 2 डायमेंशन में जो आप लोगों ने पढ़े थे। तो बेटा सबसे पहला फॉर्मूला आप लोगों ने अगर पढ़ा हो Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब इसको जो है आपने ओमेगा की फॉर्म में लिखना है, तो ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस, अब एक्सलरेशन जो है यहाँ पर एंगुलर एक्सलरेशन होगा तो आप उसको अल्फा से डिनोट करेंगे और टाइम आपके पास वैसे ही रहेगा। आपके पास WF क्या है, 0 के बराबर है और आपके पास ओमेगा आई किसके बराबर है, 3 के बराबर है, प्लस एक्सलरेशन आप लोगों ने फाइंड करना है और टाइम जो है आपके पास 18 सेकेंड है। आपने सॉल्व करना है तो आपके पास जो एक्सलरेशन निकल के आएगी एंगुलर एक्सलरेशन वो माइनस के अंदर आएगी, ठीक है, 0.167 जो है इसका आपके पास आंसर आएगा। बेटा ये मैंने एक्सलरेशन फाइंड क्यों किया है मैं आपको समझाऊंगा। इसका यूनिट आपके पास क्या होगा, रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है बेटा। अब देखो आपके पास अल्फा निकल के आ चुका है एंगुलर एक्सलरेशन, आपने फाइंड क्या करना था, थीटा फाइंड करना था। आपको अगर याद हो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as = vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, तो बेटा इसको आप कन्वर्ट कर लो, अल्फा लिख दो, यहाँ पर थीटा लिख दो, यहाँ पर ओमेगा एफ का स्क्वायर लिख दो माइनस ओमेगा आई का स्क्वायर लिख दो। तो एंगुलर एक्सलरेशन मैंने तभी फाइंड किया ताकि मैं यहाँ पर पुट कर सकूं, ठीक है। आपको थीटा फाइंड करना है, आपके पास तमाम वैल्यूज गिवन है, आपने जस्ट इसको पुट करना है। जब आप इसको पुट करोगे तो आपके पास जो थीटा की वैल्यू आएगी वो 27 रेवोल्यूशन के बराबर आएगी। तो आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, आपने इसकी वैल्यूज को जो है पुट करके चेक करना है। आगे 11 MCQs की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन E and angular momentum L of a rigid body of momentum of inertia I are related by the relation। आपने जो है रिलेशन बताना है इन तीनों के दरमियान में। अगर आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला याद हो तो वो आपके पास बराबर होता है E इज इक्वल टू L स्क्वायर डिवाइड बाय 2I के। आपके पास ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बहुत सारे बच्चों को होता है कि सर ये किस तरह आ गया, तो बेटा इसको ड्राइव किया जाता है। अगर मैं आपको ड्राइव करने बेटा तो आपको आई होप आपको समझ में भी ना आए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि आप याद करो तो वो ज्यादा आपके लिए आसान होती है, ठीक है। तो ये जो है रिलेशन आपके पास, तो इसको आप जो है अपने जहन में बिठा लें। एमसीक्यूज नंबर 12 की बात करूं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है। आपको जो है इसमें कुछ भी नहीं करना, आपने बस टॉर्क बताना है, नेट टॉर्क किसके बराबर होगा, ठीक है। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर देखो आपके पास टॉर्क पॉजिटिव कब होता है, टॉर्क पॉजिटिव तब होता है जब आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, ठीक है। और आपके पास टॉर्क नेगेटिव कब होता है, जब आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। अब देखो आपके पास अगर मैं इस वाली बात करूं फोर्स की, तो ये आपके पास इस डायरेक्शन में लग रही है, मतलब क्लॉक की डायरेक्शन में लग रही है, कि आपके पास माइनस में आएगी, -2f। अब ये मल्टीप्लाई होगा, ये जो यहाँ इस वाले सर्किल से पास हो रही है ना, तो इसका रेडियस क्या है, 3r के बराबर है, तो ये 3r से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। आगे मैं इस वाली फोर्स की बात करूं तो ये आपके पास इस डायरेक्शन में लगेगी, तो ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब क्लॉकवाइज की अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो प्लस आएगा, प्लस फोर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है 3r के साथ, तो आपके पास क्या हो जाएगा, F3r हो जाएगा, सही है बेटा। अब आपके पास ये वाली फोर्स है और ये वाली फोर्स है, ठीक है। अब ये वाली फोर्स जो है आपके पास किस डायरेक्शन में लग रही है, इसको आपने देखना है। ये आपके पास जो है बेटा इस एंटी क्लॉक में लग रही है। एंटी क्लॉक में लगने का मतलब है ये आपके पास फोर्स इंटू 2r से मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया, क्योंकि इस वाले जो है सर्किल के साथ है और इस सर्किल का रेडियस है आपके पास 2r के बराबर है। आगे मैं इस वाली फोर्स की बात करूं तो ये भी आपके पास जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रही है, लेकिन इसका रेडियस जो है 3r के बराबर है, तो प्लस F3r जो है आपके पास आ जाएगा। आपने इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, -6fr प्लस 8fr,
तो आपके पास जो आंसर आएगा 2FR के बराबर आएगा। तो आपके पास सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। एमसीक्यूज बहुत सिंपल है, बस आपने डायरेक्शन का ख्याल करना है कि कब आपने पॉजिटिव लेना है, कब आपने नेगेटिव लेना है, और आपने नेट टॉर्क जो है कैलकुलेट करना है। एमसीक्यूज नंबर 13 की बात करूं, वेयर द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर। तो बेटा इसको डायग्राम की रिस्पेक्ट से समझते हैं, ठीक है। अब देखो ये आपके पास मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आपके पास एक्स एक्सिस में जो है क्या है, इक्वेटर है, और वाई एक्सिस में आपके पास क्या है, पोल है। अब ये आपके पास क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ है, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक का जो रेडियस है और यहां से लेके यहां तक का रेडियस है, तो आपके पास इक्वेटर का रेडियस क्या है, ज्यादा है। इक्वेटर का रेडियस क्या है, ज्यादा है, और पोल का रेडियस क्या है, आपके पास कम है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो, G इज इक्वल टू GME डिवाइड बाय RE का स्क्वायर। जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसकी G की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसके पास G की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। आपको सवाल में क्या बताया था कि G की वैल्यू कहां पर ज्यादा होगी, तो पोल पे जो है G की वैल्यू ज्यादा होगी। तो मतलब आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर आपसे पूछता कि वेट जो है कहां पर ज्यादा होगा, तो बेटा वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू mg। अगर आपके पास G की वैल्यू ज्यादा है तो आपके पास वेट भी ज्यादा होगा, मतलब पोल के ऊपर क्या होगा, पोल पे आपका वेट भी मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करूं, एमसीक्यूज नंबर 15, डायमेंशन ऑफ इम्पल्स आर द सेम एज दैट ऑफ डैश। तो बेटा पहले आपको इम्पल्स के बारे में बताना चाहिए। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन T। अगर आप फोर्स और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई कराओ तो आपके पास जो डेल्टा P आता है, चेंज इन मोमेंटम को जो है हम लोग क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, हमारे पास इम्पल्स होता है। अब आप इसके जो है डायमेंशन निकाल लें। अब फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, मैस इनटू एक्सेलरेशन। मैस क्या हो जाएगा आपके पास, कैपिटल M, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर क्या हो जाएगा, कैपिटल L, और आपके पास सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, T माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये आपके पास फोर्स की आ गई। आप इसको यहाँ पे पुट करो, ML T माइनस 2, और यहाँ पर टाइम आपके पास, तो ये T जो है आपके पास पॉजिटिव 1 आएगा। अब इसको जो है आप अगर लिखोगे तो आपके पास डायमेंशन जो इम्पल्स की निकल के आएगी वो T माइनस 1, ठीक है बेटा। ये आपके पास इम्पल्स की आ गई। अब ये सेम किसकी है, तो अगर आप मोमेंटम की निकालो, मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू mv। m क्या है आपके पास, मैस है, तो उसका कैपिटल M आ जाएगा। v क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड। मीटर क्या है, L है, और सेकंड पर में, तो आप T माइनस 1 लिखोगे। तो आप देखो कि आपका आंसर जो है सेम आ गया दोनों से, तो मतलब आपके पास मोमेंटम राइट आंसर है। मोमेंटम और इम्पल्स की जो है आपस में जो है डायमेंशन सेम होती है। बाकी वर्क की डायमेंशन क्या होती है, पावर की क्या होती है, एनर्जी की क्या होती है, आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। फॉर्मूला लगाओगे हाफ mv स्क्वायर का, तो बेटा कांस्टेंट का जो है कभी भी डायमेंशन नहीं लेते, mv स्क्वायर की डायमेंशन लोगे आप। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डिवाइड बाय टाइम, और वर्क का जो फॉर्मूला आपके पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह जो है आप इन सब की जो है डायमेंशन निकाल सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर जो है मैंने आपको 15 एमसीक्यू सॉल्व करवाए हैं एनडी के पास पेपर के। तो आई होप आपको ये तमाम एमसीक्यू समझ में आए होंगे। इसकी एक दफा आप लाजमी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह जो है बहुत जल्द न्यू वीडियोस अपलोड होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।